प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, एडवर्ड यंग। सबसे पहले तो प्रोक्रास्टिनेशन के मतलब को समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम आज कर सकते हैं, जो चीज़ हमें आज करनी चाहिए, वो हम कल के लिए छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बुरी आदत है। ये आपका वक्त तो चुरा ही लेता है, इसी के साथ साथ आपका गुड लक, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें चुराने का काम आपके। अगर मैं मानता हूँ कि लक का कोई सबसे, गुड लक का सबसे कोई बड़ा दुश्मन है, तो दैट इज़ अ प्रोक्रास्टिनेशन। तो इस आदत को हम बदल सकते हैं, इस आदत को हमें बदलना भी चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। वी नीड टू गेट रीड ऑफ इट। जो चीज़ हम आज कर सकते हैं उसको हमें आज ही करना चाहिए। कबीर ने भी कहा है, एज यू नो, कि कल करो सो आज, आज करो सो अब। आज 2 अगस्त 2021 है डियर फ्रेंड्स। और आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप स्टडी IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन। व्हेन यू हिट दिस ज्वाइन बटन, तो आप इस पेज पर लैंड होंगे और यहाँ पर एक छोटी सी अमाउंट जो है वो पे करके यू कैन सपोर्ट स्टडी IQ। इसके साथ आप ये थैंक्स बटन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ़ यू हिट दिस थैंक्स बटन, सुपर थैंक्स, तो भी आपको इस प्रकार का एक ऑप्शन मिलेगा। यू कैन कंट्रीब्यूट एंड यू कैन सपोर्ट अस। आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ABC ऑफ क्वालिटी, फिर इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। ए न्यू बिगिनिंग इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। एंड देन वी हैव व्हाट इंडिया एट 75 नीड्स। आज के लेक्चर की वीडियो को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है, ABC ऑफ क्वालिटी। हाल ही में सरकार ने अनाउंस किया 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास एंड 10% फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये जो 27% फॉर OBC एंड 10% फॉर EWS जो है, ये ऑल इंडिया कोटा फॉर मेडिकल एडमिशन के लिए है। तो इट्स अबाउट मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल एजुकेशन। अब प्रश्न ये नहीं है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए है या फिर किस पर्टिकुलर एजुकेशन फील्ड के लिए है। द थिंग इज़ कि क्या रिजर्वेशन जो है ये जेन्युइनली डिलीवर करता है। व्हेन आई से डिलीवर, आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्या इसने हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व किए हैं। कुछ जगहों पर यस, कुछ जगहों पर नहीं। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन कि हमारे देश में जो हम ये रिजर्वेशन जो देते हैं, कैन वी डू दिस थिंग कि हम जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो जिनको सपोर्ट की आवश्यकता है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली गरीब, कुछ ऐसे क्लासेस में भी हैं, यू नीड टू प्रोवाइड ए सीट फॉर देम। तो उनके लिए क्या हम उनको डायरेक्टली वाउचर्स दे सकते हैं, राइट? और ये वाउचर्स जो हैं वो जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में चाहे वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक सपोर्ट मिल जाएगा। फिर अगर बच्चों को वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है घर पे, तो नज़दीक में कोई ऐसी लाइब्रेरी हो जहाँ पर बच्चे जाकर पढ़ सकें। ये हर एक क्षेत्र में ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में मीन्स वो वक्त आएगा, उसको वक्त लगेगा, बट देन वी विल रियलाइज़ कि स्कूल के साथ साथ एक एरिया के अंदर 1-2 लाइब्रेरीज़ भी होनी चाहिए। जैसे हमें 1-2 हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है, कि जैसे हम कहते हैं मोहल्ले में एक हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक होनी चाहिए, वैसे ही एक मोहल्ले में लाइब्रेरी होनी चाहिए। एक ऐसा कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पर बच्चे जाकर पढ़ाई कर सकें। अगर उनको घर पर वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो वो भी गुड क्वालिटी की फैसिलिटीज़ वहाँ पर उनको मिले। मिड डे मील और ये सारी चीज़ें भी सरकार ने स्टार्ट की है। तो जो बेस है हमारा, बच्चे जो हैं वहाँ से ही आप उनको प्रॉपर एजुकेशन, स्किल और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो। और जब वो हायर एजुकेशन लेवल पर पहुँचे, जब वो प्रोफेशनल लेवल पर पहुँचे, तो एक ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की गई हो कि उस टाइम पर आपको किसी भी रिजर्वेशन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपको पहले से ही सारी चीज़ें, कॉलेज मीन्स 12th तक आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ सरकार ने प्रोवाइड कर दी हैं कि नाउ यू डोंट नीड रिजर्वेशन। नाउ आप अपने बलबूते पर एडमिशन लेंगे।
आई एम जस्ट गिविंग यू सॉर्ट ऑफ ऐसा एक ऐसा आइडियल वर्ल्ड जो है वो ऐसा होना चाहिए, दैट्स हाउ इट शुड बी। और अगर हायर एजुकेशन में आप जा रहे हैं एंड इफ़ यू नो मनी इज़ अ प्रॉब्लम, आप फ़ी पे नहीं कर सकते, देन आप कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट में सबमिट कर दीजिए, आपको फ्री में एडमिशन मिल जाएगा। आपको किताबें ख़रीदने के पैसा नहीं है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। एक पूरा पैकेज डिज़ाइन किया जा सकता है, तो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। लेकिन जब भी सरकार इस प्रकार की चीज़ें करती हैं कि रिजर्वेशन जो है उसको थोड़े बहुत इंक्रीज़ कर देना, तो इट्स ऑल अबाउट एट द एंड ऑफ द डे सभी सोशल ग्रुप्स को खुश रखने की कहीं ना कहीं जो है वो कोशिश की जाती है। और एट द एंड ऑफ द डे सरकार का इरादा सही ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें वोट के ऊपर भी बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। हाउ सून विल एन इंक्रीज इन मेडिकल सीट्स टू एकोमोडेट न्यू कोटाज हैपन एंड व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आफ्टर दैट इंक्रीज? क्या हमारे पास उतनी सारी मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं जहां पर ज़्यादा बच्चे जाकर पढ़ाई कर सकें? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सरकार को और हमें अपने आप को पूछना चाहिए। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम मेन जो है वो ये है, आपने सुना होगा कि मेडिकल इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, वहाँ पर एडमिशन चाहिए तो इतने पैसे पे करने पड़ेंगे एक्सेट्रा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस की, अच्छी मेडिकल कॉलेजेस की कमी है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि ज़्यादा बच्चों को मेडिकल फील्ड में जाना है और कम मेडिकल कॉलेजेस या फिर सीट्स अवेलेबल हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई में एक बहुत बड़ा मिसमैच है। तो वी नीड टू सॉर्ट दैट थिंग आउट। हमें ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस की, अच्छी क्वालिटी की मेडिकल कॉलेजेस की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, इस पेंडेमिक के टाइम पर हमें क्या देखने को मिला? हमने ये देखा कि मेडिकल एजुकेशन में जो खामियां हैं उसकी वजह से पूरे देश को, इस प्रकार की जब महामारी आती है तो पूरे देश को इसका खामियाजा जो है ये भुगतना पड़ता है। You have to pay the price for this shortcomings in medical education. तो अब तो वक्त आ चुका है कि हम इसको सीरियसली और बहुत ही एक ओपन तरीके से देखें। वी शुड नॉट लुक एट इट फ्रॉम जस्ट के पॉलिटिक्स में किसी को खुश कर दिया या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन को खुश कर दिया। दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। ये इस प्रकार के डिजीजेस जो हैं वो तो आते ही रहेंगे। दैट्स व्हाट वी नो, इज़न्ट इट? महामारी जो है, इस प्रकार की चीज़ें आने वाले वक्त में और ज़्यादा हो सकती है। तो यही वक्त है कि हमारे पास वो वॉरियर्स की पूरी टीम तैयार हो, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे नर्सेज, इसके अलावा जो भी सपोर्टिंग स्टाफ हैं, तो ऐसी पूरी प्रोफेशनली ट्रेंड हमारे पास सारी, वी कैन बिकम नंबर वन। हमारे देश में जो टूरिस्ट आते हैं उतने ही मेडिकल टूरिज़्म के लिए लोग आते हैं। तो दुनिया के कितने सारे देशों को हम ये सर्विस प्रोवाइड करते तो आए हैं, लेकिन उससे भी अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी तक क्या है कि हमने रिच लोगों को, अमीर लोगों को ही, फॉरेन से आने वाले अमीर लोगों को ही ट्रीट किया है। वहाँ के गरीब लोग, वहाँ के जो मिडिल क्लास हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पर हो सकती है। उसको हमें टारगेट करना चाहिए। उसके लिए वी नीड गुड डॉक्टर्स, गुड मेडिकल कॉलेजेस एंड गुड इंस्टीट्यूशंस। हाउ विल पुटिंग मोर स्ट्रेस ऑन दिस सिस्टम प्रोड्यूस अ बेटर आउटकम? ये भी एक अच्छा प्रश्न पूछा है कि आपने कोटा बढ़ा दिया, ज़्यादा नंबर्स बढ़ा दिए, तो फ़िलहाल जो फैसिलिटीज़ हैं वही हैं, उसमें और ज़्यादा बच्चे आएंगे तो क्या उनकी क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट होगा? और जो ऑलरेडी हमारी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रही है तो उसके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे तो क्या आपको इसमें से क्वालिटी आउटकम मिलेगा? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो व्हाट वी नीड, जैसे हमने डिस्कशन किया कि वी नीड मोर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स। हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, राइट, जो नेताज हैं वो बेसिक्स में काफ़ी फेल होते हैं और ग्रास रूट रियलिटी से काफ़ी एक डिफरेंट डिसीजन होता है। और ये जो एक मिसमैच है इसको भी सॉल्व करने की आवश्यकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, कट फ्यूल टैक्सेस। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के सुब्रमण्यम साहब। एज वी ऑल नो कि हमारे देश में फ्यूल की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो तबाह हो चुका है। वी आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट एट ऑल।
मार्केट में डिमांड भी काफ़ी कम है। तो बेसिकली ओवरऑल यू कैन से दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। अब जब ये बात कही जाती है या फिर एक डिमांड रखी जाती है कि जो फ्यूल है, फ्यूल की प्राइस जो है उसको कम करने की आवश्यकता है, तो पता है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के सुब्रमण्यम साहब ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि भारत में जो फ्यूल की प्राइस है वो अगर आप इंटरनेशनल लेवल से कंपेयर करें, ख़ास करके वेस्टर्न यूरोप और जापान के साथ कंपेयर करें, तो भारत सरकार या फिर भारत में स्टेट और सरकार की बात करें तो फ्यूल के ऊपर जो हम टैक्स लगाते हैं वो काफ़ी कम है। वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, यूके, देन आयरलैंड, ये सारे देश। तो ये सारे देशों के साथ और जापान के साथ हमारे देश को कंपेयर करें तो बहुत ही कम टैक्स जो है वो हम फ्यूल के ऊपर पे करते हैं, ऐसा के सुब्रमण्यम साहब ने कहा। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो कुछ यूरोपियन देशों के मैंने नाम लिए, जापान है, तो ये सारे देश इकोनॉमी वाइज हमसे बहुत ही आगे हैं, बहुत ही ऊपर हैं। दूसरी चीज़, इन सारे देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। उसमें इन सारे देशों में ऐसी सिचुएशन भी है कि कई ऐसे लोग हैं जो कभी भी वो कोई भी व्हीकल ही नहीं खरीदेंगे। जस्ट इमेजिन, उनको कोई नेसेसिटी नहीं लगती है कि उनके पास कार होनी चाहिए, मोटरसाइकिल हो। हमारे यहाँ पर एक एस्पिरेशन होता है हमारा कि अगर कोई भी, आजकल तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर किसी के पास व्हीकल नहीं है तो वो सोचेंगे कि एक मेरे पास बस एक मोटरसाइकिल आ जाए या फिर कोई ऐसा स्कूटर आ जाए, एक्टिवा टाइप, राइट, तो भी आई विल बी वेरी हैप्पी। कुछ सालों के बाद आप सोचेंगे कि यू नीड ए स्मॉल फैमिली कार, छोटी सी एक हैचबैक हो, एंड देन बिगर कार एंड देन मोर लग्जरियस कार। तो हमारे यहाँ पर ये एक एस्पिरेशन होता है। बहुत सारे डेवलप्ड देशों में लोगों को कार की या फिर बाइक तो छोड़ दीजिए, लेकिन कार की तो इतनी कोई, बाइक की भी नहीं, कार की भी इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज दे हैव ए वेरी गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो वो डायरेक्टली, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि आप पूरे मंथ का पास जो है वो ख़रीद सकते हैं, ट्रैवलिंग कार्ड खरीद सकते हैं, या फिर पूरे साल का, या फिर डिजिटल कार्ड्स, और बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे देश में क्या ये सारे ऑप्शंस लोगों के पास अवेलेबल हैं? क्या आप जाएंगे मेट्रोज़ में या फिर ट्रेन में, तो क्या गारंटी है कि आपको कंफर्टेबल सीट मिल ही जाएगी? और कोविड के बाद तो लोग और ज़्यादा इसको रेजिस्ट करेंगे, मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाना थोड़ा जो है वो थोड़े हिचकिचाएंगे। तो कैसे हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं इन सारे देशों के साथ? दूसरी चीज़, ये सारे देशों ने, यूरोपियन देशों ने और जापान ने एक बहुत बड़ा जनरस फिस्कल ट्रांसफ़र पैकेज जो है वो कोविड-19 के टाइम पर रिलीज़ किया था कि उनके जो सिटीजन्स हैं उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र किए थे। किसी ने 7,000 यूरो, तो किसी ने 10,000 यूरो, तो किसी ने, ये जापान ने भी बहुत सारे पैसे जो हैं वो डायरेक्टली अपने लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। क्या मेरे, आपके, या फिर अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए, जिनको ज़रूरत थी, क्या उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे भारत सरकार ने डाले हैं? फ्यूल प्राइस इंक्रीज, ऑफकोर्स महिलाओं के अकाउंट में कुछ 500 रुपीज़ और ऐसी कुछ स्कीम्स चल रही थी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बिग अमाउंट्स। ये सस्टेनेबल अमाउंट नहीं है। 500 रुपीज़ में आजकल क्या मिलेगा? आप ऑनेस्टली बताइए, अगर सरकार ने हर एक व्यक्ति के खाते में 500 रुपीज़, या फिर महिलाओं के खाते में 500 रुपीज़, गरीब महिलाओं के खाते में 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए हैं, तो क्या उससे क्या होगा? क्या पूरा महीना आप चल पाएगा? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 500 रुपीज़ इज़ नथिंग दिस डेज। तो जब हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र साहब ये कंपैरिजन की बात करते हैं तो वी कैन नॉट कंपेयर इट, आई एम सॉरी, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। वहाँ पर क्या सिचुएशन है और हमारे यहाँ पर क्या सिचुएशन है, वी हैव टू थिंक अ लिटिल बिट। और ये जो फ्यूल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, और इन्फ्लेशन हमारे ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है। ये पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े बड़े लोग, राइट, दे आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा होगा तो चीज़ों की प्राइस जब बढ़ेगी तो फिर
लोग वो सारी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, दे विल बी बिट स्कैर्ड, वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ जाएगा कि फ़िलहाल चीज़ों को नहीं खरीदते, जब प्राइजेस कम होगी तब हम चीज़ों को खरीदेंगे। और प्राइजेस ज़्यादा, अगर लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं और प्राइस अप जारी है तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी। लेकिन लोग खरीदना बंद कर देते हैं, मीन्स इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस अप जा रही है और लोगों ने खरीदना बंद किया और उसके बाद प्राइस ड्रॉप होगी, तो उसकी भी एक इम्पैक्ट, कितना वक्त चला जाएगा उसमें। और फ्यूल जो है इसकी एक सेकंड राउंड इफेक्ट भी होती है, मैंने कई बार आपको समझाया है, लेकिन वंस अगेन फॉर न्यू स्टूडेंट्स के फ्यूल की प्राइस जब अप होती है, सारी चीज़ें वी यूज़ ट्रेन्स, कार्स, ट्रक्स एक्सेट्रा फॉर ट्रांसपोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम हियर टू देयर। तो फ्यूल की प्राइस जब ज़्यादा होती है तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है तो फिर फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाता है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है, तो सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होने लगती है। हाल ही में SBI जो हैं उन्होंने एक रिसर्च किया और उनकी रिसर्च के ट्रेंड में ये देखने को मिला कि मीन्स जो फ़िलहाल जो फैशन में है या फिर जो ट्रेंड में है चीज़ें, वो ये हैं कि लोग जो हैं वो पैसे खर्च कर रहे हैं। पहले ग्रोसरीज में ज़्यादा पैसे खर्च करते थे, अब फ्यूल में ज़्यादा पैसे जो हैं वो खर्च कर रहे हैं। ये क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग जो है उसकी एक पैटर्न हमारे सामने आ रही है। तो व्हाट गवर्नमेंट शुड डू इज़ गवर्नमेंट शुड कट फ्यूल टैक्सेस। इससे होगा ये कि महंगाई जो है वो कम होगी, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे रहेंगे, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे रहेंगे तो वो पैसों को खर्च करेंगे, जब वो पैसों को खर्च करेंगे तो किसी और का बिजनेस भी चलेगा और हम सब का बिजनेस चलेगा, और हम सब जो हैं वो एक दूसरे को, हम इकोनॉमी में भी एक इकोसिस्टम में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हर कोई थोड़ा बहुत खर्च करेगा तो पूरी इकोनॉमी जो है वो उसका जो व्हील है वो मोशन में तो है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, फर्स्ट में से सेकंड गियर में पहुंचा जा सकता है। ए न्यू बिगिनिंग, दिस वन इज फ्रॉम पायोनियर। एक नया प्रपोजल सामने आया है, एक नया डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और ये कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय भी है। नीति आयोग ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उनका एक जो प्रपोजल है उसको नीति आयोग ने सपोर्ट किया। अब ये प्रपोजल क्या है? प्रपोजल ये है कि जो नेशनल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसमें मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। मीन्स ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ना हो, दूसरे सब्जेक्ट्स भी अगर आपने क्लियर किए हैं तो भी आपको नेशनल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है उसमें आप पास हो सकते हैं और आपको इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकता है। पहले हमने मेडिकल कॉलेज के बारे में, मेडिकल सेक्टर के बारे में बात की, ना वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ऑफकोर्स आप पूरी दुनिया देख लीजिए। आई एम नॉट एन इंजीनियर, आई हैव फैमिली मेम्बर्स हु आर, एंड जस्ट लुक अराउंड, राइट। सारी चीज़ें जो हम देखते हैं हर जगह पर इंजीनियर का काम कहीं ना कहीं, आप कार देख लीजिए, आपका फ़ैन, आपकी AC, ये कंप्यूटर, हर जगह पर किसी ना किसी प्रकार के इंजीनियर ने दुनिया को क्रिएट करने में, मीन्स ये जो एक मैन मेड वर्ल्ड है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब ये जो नया प्रपोजल है उसमें ये है कि 14 सब्जेक्ट्स हैं और इन 14 सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी शामिल हैं। आप किसी भी 3 सब्जेक्ट्स को क्लियर करें एंड यू विल गेट एडमिशन। तो क्यों मैथ्स और, मीन्स वी कैन नॉट इमेजिन इटसेल्फ व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड और उससे पहले तो इंजीनियरिंग के बारे में, मीन्स एज एन ऑप्शन जब भी सोचते थे तो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और ये सारी चीज़ों के बारे में बात होती थी कि ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड जस्ट इमेजिन कि अब ऐसा वक्त आएगा कि आप मैथ्स और फिज़िक्स लेते नहीं हैं तो भी आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज कर पाएंगे। इंजीनियरिंग में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT इंजीनियरिंग, ये कुछ ऐसे इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं जो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर उतनी ज़्यादा हेवीली डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपका फिज़िक्स या फिर मैथ्स में इतना कोई ख़ास स्कोर ना हो, स्कोर इन द सेंस अगर आपकी बेसिक नॉलेज है, then as well you can pursue agricultural engineering, biotechnology and electronics, IT engineering etc. तो ये कुछ नए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इनको जब हम देखते हैं तब लगता है कि नहीं, ये डिसीजन जो है वो थोड़ा बहुत सही है।
AICTE idea applies to affiliated technical colleges and not to universities, IITs, NITs and IISERs. ये जो AICTE का जो आइडिया है ये सिर्फ एफिलिएटेड टेक्निकल कॉलेजेस में ही अप्लाई होगा, यूनिवर्सिटीज़, IITs, NITs और IISERs में अप्लाई नहीं होगा। अब जो अलार्मिस्ट व्यू है, अलार्मिस्ट व्यू यानी कि जो लोग इस चीज़ को लेकर खुश नहीं है, उनका कहना यह है कि टेक्निकल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ही चला जाएगा इफ़ यू टेक आउट मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम इट। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ लोगों का, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। प्राइवेट इंजीनियरिंग एंड अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस आर क्लोजिंग डाउन। हमारे देश में सिचुएशन ये हो रही है कि हर साल 100 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंजीनियरिंग के वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि अब लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ हमारी इकोनॉमी, क्योंकि इतनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आपने सारी चीज़ें ख़त्म की और उसके बाद पता ये चलता है कि आपको जो जॉब है वो इतनी कोई ख़ास जॉब जो है वो मिलती नहीं है। इंजीनियरिंग करना, इट्स नॉट दैट, आई वोंट से ईजी, आई वुड से इट इज़, आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल और ईजी, राइट, इट ऑल डिपेंड्स। ईजी और इम्पॉसिबल ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा दिमाग और हमारी पर्सनैलिटी क्रिएट करती हैं, बट इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ एक्सपेंसिव। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको एक अच्छी जॉब मिले। एवरीवन वांट्स अ गुड जॉब। मुझे भी अच्छी जॉब करनी थी, आई एम डूइंग इट नाउ, बट एक वक्त था मुझे भी ऐसा ही एस्पिरेशन था कि मैं एक अच्छी जॉब करूं, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता है और हर किसी को इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन एक राइट अमाउंट आपको पे करें, एक राइट एनवायरनमेंट आपको दे, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग अब इंजीनियरिंग को पसंद नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से फिर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। As aspirations grow, the students prefer either nationally acclaimed engineering institutes or diversify into new technical fields. बच्चे जो हैं वो नई टेक्निकल फील्ड्स में आगे बढ़ रहे हैं। AICTE का कहना यह है कि ये जो मैथ्स और फिज़िक्स को हटा दिया है, तो इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट इसमें इंक्रीज़ होगा इंजीनियरिंग में। कुछ ऐसे बच्चे थे जो मैथ्स और फिजिक्स की वजह से नहीं आते थे, लेकिन वी नीड सम फ्रेश माइंड एज वेल, जिनका इन दोनों सब्जेक्ट्स में इतना कोई ख़ास उनकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में वो काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे इंजीनियर्स की भी आवश्यकता है। और आजकल टू बी ऑनेस्ट टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम जो हैं वो काफ़ी डाइवर्सिफाई, वाइन टेस्टर की जॉब हैं और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रोसेस्ड फूड स्पेशलिस्ट होते हैं, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, ग्रोथ मैनेजर्स। तो ऐसे बहुत ही नीश या फिर नीश यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही नई चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। और लिंक्डइन जो हैं उनके इमर्जिंग इंडस्ट्रियल जॉब्स इन इंडिया फॉर 2020 का जो लिस्ट है उसमें भी इस प्रकार की नई नई चीज़ें और ऐसी कुछ जॉब्स जिसमें अगर मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में आपका बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो these are some realities as well. India Skill Reports for 2021 says employability of India's youth has decreased of late, making it imperative that higher education and technical education equips them with the skills necessary for in-demand career opportunities. ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि बच्चों को स्किल देने की आवश्यकता है, सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता है, as we know, और एक लंबे टाइम से यही डिमांड है कि डिग्री से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। तो एक स्किल बेस्ड इकोसिस्टम क्रिएट करने की आवश्यकता है और इसमें एक अप्रेंटिसशिप जो कहते हैं कि आप कुछ समय के लिए कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर काम सीखेंगे, तो ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्रिएट करने की आवश्यकता है ताकि एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। व्हाट इंडिया एट 75 नीड्स, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। कुछ ही हफ्तों के बाद वी विल बी सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे। और पार्टीशन के टाइम पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर हमारे देश की पॉपुलेशन रफली 340 मिलियन थी। 70% पॉपुलेशन बहुत ही गरीबी में जीती थी और सिर्फ 12% लोग लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि इफ़ इंडिपेंडेंस इज ग्रांटेड टू इंडिया, पावर विल गो टू द हैंड्स ऑफ रास्कल्स, रॉग्स, freebooters. All Indian leaders will be of low caliber and men of straw. They will have sweet tongues and silly hearts.
They will fight amongst themselves for power, and India will be lost in political squabbles. A day would come when even air and water would be taxed in India. वैसे विंस्टन चर्चिल ने जो बंगाल फेमाइन में जो उनका एक रोल है, उसके लिए पर्सनली मुझे तो दुख है उस बात का कि अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के एक बहुत महान लीडर रहे विंस्टन चर्चिल, लेकिन हमारे देश में जो उन्होंने उस टाइम पर किया वो काफ़ी एक दुख पहुंचाता है. लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो कोट कहा है, आई एम श्योर इस चीज़ से हम सब जो हैं वो कहीं ना कहीं सहमत होंगे, या फिर कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताई है उससे हम सहमत होंगे. शायद हमारे देश में अभी यही चीज़ चल रही है. आज भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो हैं गरीबी को हटाना, इलिटरेसी को हटाना, लोगों के अंदर एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आए. फूड सिक्योरिटी नहीं, फूड सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट है ही, उसका नेक्स्ट स्टेज है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. गरीबी की बात करें तो 1947 में हमारे देश में 70% पॉपुलेशन गरीब थी. उसके बाद जब 2011 का डेटा सामने आया तो पता चला कि 21.9% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं. फिर इसके बाद लेफ्टिस्ट ने डिमांड की और फिर ये तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन क्रिएट की गई, और उसके बाद लेफ्टिस्ट की डिमांड आई, और उसके बाद फिर से सी रंगराजन कमेटी आई, और सी रंगराजन कमेटी ने भी HCR पॉवर्टी हमारे सामने रखा, और 2011 में 29.5% पॉपुलेशन हमारे देश में गरीब थी. नाउ द थिंग इज़ कि 2011 के बाद हमने कोई ऐसा ऑफिशियल एस्टिमेट जो है वो क्रिएट नहीं किया है. अब गरीबी की बात करें तो सी यू हैव टू मीन्स गरीबी को अगर सॉल्व करना है तो आप किसी व्यक्ति के हाथ में पैसे दे देंगे. आप किसी ने आपको 5 लाख रुपए दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हो गए या फिर आपकी गरीबी ख़त्म हो गई. कुछ वक्त के लिए आपके पास पैसे रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि गरीबी जो है उसकी वजह से बहुत सारी दूसरी अशिक्षा, लैक ऑफ क्लीनलीनेस, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, सोशल जो एक बिहेवियर है वो एक अलग होता है, मान्यताएं अलग होती हैं. तो एजुकेशन से एक पूरा रेवोल्यूशन आता है सोसाइटी में, 360 डिग्री एक चेंज हमें देखने को मिलता है. If India had invested in better quality education for the masses, especially for girl child, the results would have been much better. अगर हमने ज़्यादा इन्वेस्ट अच्छी तरीके से किया होता तो एजुकेशन में इन्वेस्ट किया होता, खास करके गर्ल चाइल्ड में, तो फिर ये पॉवर्टी का रेशियो जो है वो काफ़ी अलग देखने को मिलता है. हमारे देश में IITs, IIMs, एम्स, ये सारी चीज़ें हैं. आज हमारे देश में आज़ादी के टाइम पर 12%, आज हमारे देश में 77% लोग या फिर उससे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लिटरेट हैं. लेकिन ये लिटरेसी में भी एक बहुत बड़ा गैप है. केरला जैसा राज्य नंबर 1 है तो बिहार जैसा राज्य बॉटम पर है. और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो हम इतनी कोई ख़ास गारंटी नहीं ले सकते. ईयर आफ्टर ईयर प्रथम ASER रिपोर्ट जो है वो इंडिकेट करता है कि बहुत सारे 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो 5th और 6th स्टैंडर्ड के लिए फिट नहीं बैठते. ऐसे बच्चे जो हैं वो 8 तक पहुंच जाते हैं. फिर फूड सिक्योरिटी की बात करें तो आज हमारे देश में पहले फूड के प्रोडक्शन का इश्यू था, आज हमारे देश में फूड के प्रोडक्शन का कोई इश्यू नहीं है. वी आर प्रोड्यूसिंग इनफ फूड, लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. कितना सारा अनाज जो है वो सड़ जाता है, लेकिन गरीबों के पेट तक या फिर उनके टेबल तक ये चीज़ नहीं पहुंच पाती है. हमने इरिगेशन फैसिलिटी, फर्टिलाइज़र, सीड्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, प्रोडक्शन अच्छा किया, लेकिन हमने ग्राउंड वाटर को बर्बाद कर दिया. तो माल न्यूट्रिशन जो है वो भारत जैसे देश में आज भी हैं, जिस देश में दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल, दुनिया का सबसे ज़्यादा राइस, ये टॉप 5 के दूध के प्रोडक्शन में चावल और गेहूं और इन सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में हम टॉप 5 में रहते हैं, लेकिन हमारे देश में माल न्यूट्रिशन आज भी उतना ही ज़्यादा है. क्या आपको पता है कि 2020-21 में कैग ने ये कहा कि जो हम फूड सब्सिडी देते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट की 31% जो रेवेन्यू है उसका 31% जो है वो फूड सब्सिडी लेकर चला जाता है, और इसमें भी कितना सारा वेस्टेज है. तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी कैन डायरेक्टली गिव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हम करें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो टारगेटेड तरीके से अगर पहुंचाए पैसे तो 50,000 करोड़ रुपीज़ हम हर साल बचा सकते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है वो
पॉजिटिव कामों के लिए किया जा सकता है। तो ये कुछ बदलाव की आवश्यकता है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद न्यूज़ और एमसीक्यूज को देख लीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।